हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारे इस वीडियो में हम हमारे अर्ली मेडाइवल इंडिया को आगे कंटिन्यू करेंगे विद द टॉपिक राष्ट्रकूटास। राष्ट्रकूटास को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट के लेक्चर में हमने गोविंद 3 के बारे में पढ़ा था। तो आज हम हमारे नेक्स्ट जो राजा हैं जिनके बारे में आज हमने डिस्कशन करना है, दैट इज़ अमोघ वर्षा। अमोघ वर्षा 1 के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वीडियो। तो आज हम हमारा स्टार्ट करने वाले हैं अमोघ वर्षा के साथ। अमोघ वर्षा 1 के साथ, जिनका टाइम पीरियड रहा है अराउंड 814 से लेके 878 सीई तक का इनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलेगा। और ये बहुत ही फेमस किंग थे ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेसिटी। राष्ट्रकूटा डायनेसिटी के बहुत ही फेमस किंग हैं ये, जिन्होंने अपनी एक नई कैपिटल सिटी बनवाई थी। बिल्ट न्यू कैपिटल सिटी। इन्होंने एक नई कैपिटल सिटी बनवाई थी जो थी हमारी मन्याखेता। मन्याखेता को इन्होंने नया कैपिटल बना दिया था ऑफ द राष्ट्रकूटा डायनेसिटी। राष्ट्रकूटा डायनेसिटी जो थी उसकी नई राजधानी जो थी, न्यू कैपिटल जो थी, वो मन्याखेत था, वो मन्याखेत थी। मन्याखेत, मन्याखेत मालखेड़, जो आज मॉडर्न जो मालखेड़ है उसे कहा जाता है मन्याखेत। मन्याखेत को बनवाया, मन्याखेत का निर्माण करवाया इन्होंने एज अ न्यू कैपिटल सिटी ऑफ द राष्ट्रकूटा डायनेसिटी। और अगर आगे हम अमोघ वर्षा 1 के बारे में बात करें, देन ही डिफीटेड द इन्वेडिंग ईस्टर्न चालुक्यास एट वेंगवली। तो वेंगवली में इन्होंने जो ईस्टर्न चालुक्यास का जो आक्रमण हो रहा था वो उसको भी रोका और साथ के साथ इन्होंने उनको भी हरा दिया था। डिफीटेड ईस्टर्न चालुक्या, ईस्टर्न चालुक्यास एट विंगवली। विंगवली में इन्होंने ईस्टर्न चालुक्यास जो आक्रमण कर रहे थे, हमारे ईस्टर्न चालुक्यास जो इन्वेडिंग ईस्टर्न चालुक्यास थे, इनको हरा दिया एंड ही एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ वीर नारायण। तो अमोघ वर्षा ने एक टाइटल को एज्यूम किया इनको हराने के बाद। इनको हराने के बाद एक टाइटल एज्यूम किया, वो टाइटल था वीर नारायण। वीर नारायण का एक टाइटल इन्होंने एज्यूम किया एंड इन्होंने जो है वेस्टर्न गंगास के साथ जो है इन्होंने एक शांतिपूर्वक रिलेशंस को इस्टेब्लिश किया। और इन्होंने वेस्टर्न गंगास के साथ एक शांतिपूर्वक जो है वो यहाँ पर रिलेशन को इस्टेब्लिश किया। वेस्टर्न गंगास के साथ इन्होंने जो है शांतिपूर्वक रिलेशंस को इस्टेब्लिश किया। इन्होंने ये इस्टेब्लिश कैसे किया होगा? एक शांतिपूर्वक रिलेशन को इस्टेब्लिश करना, अ पीस लिविंग रिलेशन को इस्टेब्लिश करना एक वेस्टर्न गंगास के साथ। आप एक पावरफुल राज्य हो और आपके दुश्मन आएंगे, बहुत सारे आएंगे, लेकिन आपने अपने वेस्टर्न गंगास के साथ, अपने नेबर्स के साथ इतना पीस लिविंग रिलेशन किस तरह से इस्टेब्लिश किया? इन्होंने ये इस्टेब्लिश किया बाय गिविंग देम टू ऑफ हिज डॉटर्स इन मैरिज। इन्होंने अपनी 2 बेटियों की शादी वेस्टर्न गंगास के साथ करवा दी। जब भी आप किसी के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस करते हो, देन यू ऑटोमेटिकली इस्टेब्लिश अ वेरी गुड रिलेशन विद अनदर डायनेसिटी। आप दूसरी डायनेसिटी के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप में आ जाते हो। वो इस तरीके से क्योंकि आप एक दूसरे के साथ एक संबंध में बन जाते हो, एक रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाता है, एक मैट्रिमोनियल अलायंस इस्टेब्लिश हो जाता है। तो इन्होंने वेस्टर्न गंगास के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस इस्टेब्लिश किया, मैट्रिमोनियल अलायंस इस्टेब्लिश किया।
तो ये मैट्रिमोनियल अलायंस इन्होंने कैसे इस्टेब्लिश किया? वी आर टॉकिंग अबाउट द अमोघ वर्षा। अमोघ वर्षा की बात हो रही है। तो ये कैसे इस्टेब्लिश होता है? जब अमोघ वर्षा जो है अपनी दो डॉटर्स की टू डॉटर्स की जो मैरिज है, अपनी दोनों डॉटर्स की, अपनी दोनों बेटियों की जो मैरिज है, वो वेस्टर्न गंगास के यहाँ कर देते हैं। वेस्टर्न गंगास के यहाँ इन्होंने एक मैरिटल रिलेशन को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया। तो इन्होंने जो है अपने एक प्रेफरेंस किया यहाँ पर फ्रेंडली रिलेशन विद हिज नेबर्स। अपने नेबर्स के साथ इन्होंने फ्रेंडली रिलेशंस को मेंटेन करने का यहाँ पर जो है उसकी तरफ पहल दिया। ऐसा नहीं है, ये बहुत ही शांतिपूर्वक जो थे एक राजा थे। ये एक ऐसे राजा हैं जिन्होंने बहुत ही, एक तो ये इम्पोर्टेंट है ही हैं, बहुत फेमस राजा हैं ये राष्ट्रकूटा डायनेसिटी के, क्योंकि इन्होंने हर चीज़ को कामली और पीसफुली किया था। हर चीज़ को पीसफुली तरीके से इन्होंने किया। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ इन्होंने जो है वो युद्ध किया होगा या कभी लड़ाई की होगी, अनटिल और अनलेस इस तरह की कभी सिचुएशन ना बन पाए। हमेशा इन्होंने चाहा कि हर चीज़ को मैं प्यार से, शांति से हैंडल कर सकता हूँ। तो इन्होंने अपने जो नेबर्स के साथ इन्होंने शांति बनाए रखने का निर्णय लिया। बहुत ही अच्छा डिसीजन था। इन्होंने इसकी तरफ जो है प्रेफरेंस अपनी दिखाई, इन्होंने प्रेफरेंस दिखाई टू मेंटेन, प्रेफर्ड टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस। फ्रेंडली रिलेशंस किसके साथ? अपने नेबर्स के साथ, जैसे गंगास के साथ, ईस्टर्न चालुक्यास के साथ, ईस्टर्न चालुक्यास के साथ, और साथ के साथ इन्होंने पल्लवास के साथ भी जो है फ्रेंडली रिलेशन जो है मेंटेन करने का यहाँ पर सोचा था। तो फ्रेंडली रिलेशंस ये मेंटेन करते थे गंगास के साथ, ईस्टर्न चालुक्यास के साथ और पल्लवास के साथ। दिस इज ओनली डन बाय द जो मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ करते थे, या जो ये इस रिलेशन होते थे ना, मैट्रिमोनियल अलायंस जो हुआ करते थे, इनसे ही ये सब चीज़ें पॉसिबल हो सकती थी। इनसे ही अपने रिलेशन आप अच्छे बना सकते हो। इसका सबसे एक कारण तो यह मैरिज ही होती थी, एक मैट्रिमोनियल अलायंस ही होता था कि आप अपने नेबर्स के साथ शांति से किस तरीके से रह सकते हो। बस आप वहाँ पर जो है मैट्रिमोनियल अलायंस कर लो और आप जो है अपने नेबर्स के साथ बहुत अच्छे से जो है शांति से रहना स्टार्ट कर दोगे। तो ये इन्होंने यहाँ पर प्रेफरेंस किया था। तो आगे हम अमोघ वर्षा के बारे में बात करें। He was a patron of literature and accomplished scholar in Kannada and Sanskrit। तो ये एक जो थे, ये कन्नड़ और संस्कृत के बहुत ही अच्छे स्कॉलर रहे हैं। एंड ही वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ लिटरेचर। ये लिटरेचर के जो थे, लिटरेचर के काम में भी इन्होंने बहुत अच्छा जो है वो चीज़ों को लिखा है, बहुत सारी बुक्स लिखी हैं इन्होंने। अमोघ वर्षा बहुत अच्छे जो थे लिटरेरी वर्क के जो थे वो संरक्षण बहुत अच्छा करते थे, बहुत अच्छा ये इनका जो है कन्नड़ और संस्कृत में लिटरेरी सोर्सेज बहुत अच्छी अच्छी मिलती हैं हमें। ही वॉज अ वेरी ग्रेट पैट्रन ऑफ लिटरेचर। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये खुद ही एक स्कॉलर थे कन्नड़ और संस्कृत में। अगर हम देखें देन बहुत ही अच्छे स्कॉलर रहे हैं हमारे अमोघ वर्षा। ये स्कॉलर हैं कन्नड़ और संस्कृत में। कन्नड़ और संस्कृत लैंग्वेज में ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक स्कॉलर रहे हैं। और इन्होंने एक यहाँ पर
कवि राजमार्ग की एक यहाँ पर बुक भी लिखी है, कवि राजमार्ग की नाम की एक बुक भी इन्होंने लिखी है अमोघ वर्षा ने। अमोघ वर्षा ऑथर हैं कवि राजमार्ग नाम की एक बुक के। कवि राजमार्ग की एक नाम की एक बुक है विच इज़ डेडिकेटेड टू जो पोइट्स हुआ करते थे। ये कन्नड़ बुक है फॉर पोइटिक्स, पोइटिक्स के लिए ये एक जो बुक इन्होंने लिखी थी। ये सबसे अर्लीस्ट कन्नड़ वर्क है ऑन द पोइटिक्स। ये पोइट्स के लिए है, पोइटिक्स के लिए है, काव्य शास्त्र के ऊपर इन्होंने लिखी थी। ये पोइटिक्स के ऊपर लिखी हुई एक बुक है कवि राजमार्ग। तो ये इनके ऑथर हैं, कवि राजमार्ग के ऑथर हैं अमोघ वर्षा। ये बुक है कन्नड़ की एक बुक है ऑन पोएटिक्स। पोएटिक्स के ऊपर इन्होंने ये बुक लिखी है और साथ के साथ इन्होंने एक और बुक लिखी है जिसका नाम है, सेकेंड बुक जो है उसका नाम है प्रश्नोत्तरा। प्रश्नोत्तरा रत्नामलिका। रत्नामलिका, प्रश्नोत्तरा रत्नामलिका। ये बुक जो है ये संस्कृत में लिखी हुई एक बुक है। ये संस्कृत में लिखी हुई बुक है। एक कन्नड़ में बुक लिखी है कवि राजमार्ग जो पोएटिक्स के ऊपर है। एक प्रश्नोत्तरा रत्नामलिका नाम की बुक है जो संस्कृत की बुक है, which is considered as a writing of high merit and was later translated into Tibetan language। तो ये एक ऐसी बुक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे बाद में ट्रांसलेट किया गया था। इसे ट्रांसलेट किया गया था तिब्बतन लैंग्वेज में। इस बुक को तो तिब्बतन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया गया था। तिब्बतन लैंग्वेज में इस बुक को ट्रांसलेट किया गया है। आगे हम अगर अमोघ वर्षा के बारे में आगे बात करें तो ये जो थे बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियस टेम्परामेंट, इनका जो इंटरेस्ट था वो आर्ट एंड लिटरेचर में बहुत ज़्यादा था। ये पीस लविंग नेचर के थे एंड ही वॉज ऑफन कंपेयर्ड विद किंग अशोका। इन्हें किंग अशोका के साथ जो है वो कंपेयर किया जाता था और अमोघ वर्षा को तो कहा जाता था कि ये साउथ के अशोका हैं, ये साउथ के अशोका हैं। और इन्हें कंपेयर किया जाता था कंपेयर टू द गुप्ता किंग विक्रमादित्य। तो ये विक्रमादित्य के साथ भी इन्हें कंपेयर किया जाता था। तो अगर हम यहाँ पर इनके बारे में बात करें तो ये पीस लविंग नेचर के थे। इनका जो नेचर था, स्वभाव जो था वो पीस लविंग था, जैसे कि हमने बात की, क्योंकि ये अपने आस पड़ोस के जो डायनेसिटीज़ थी, अपने नेबर्स जो थे उनके साथ भी एक पीस लविंग नेचर के साथ रहना चाहते थे, शांति से रहना चाहते थे। इन्हें युद्ध वगैरह में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। ये नहीं चाहते थे कि ब्लड शेड हो या कुछ भी इस तरह की चीज़ें हों। ही वॉज अ वेरी पीस लविंग नेचर पर्सनैलिटी। एंड अगर हम इनके कंपैरिजन करें, इन्हें कंपेयर किया जाता था अशोका के साथ और हमारे जो गुप्ता किंग के, गुप्ता डायनेसिटी के जो राजा थे, गुप्ता किंग जो थे हमारे विक्रमादित्य, विक्रम आदित्य जो थे, इनके साथ इन्हें कंपेयर किया जाता था। और हमारे अमोघ वर्षा को कहा जाता था दैट अशोका ऑफ साउथ। इन्हें अशोका ऑफ साउथ करके इन्हें कहा जाता था। इन्हें ये बोला जाता था कि ये तो साउथ के अशोका हैं। जैसे अशोका हमारे एम्परर थे, मौर्य डायनेसिटी में आए थे हमारे अशोका, तो अशोका इन्हें कहा जाता है कि ये साउथ के अशोका हैं। और इन्होंने जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया आर्ट लिटरेचर एंड कल्चर में। ये बहुत ही जो थे वो इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी थे, क्योंकि इन्होंने लिटरेचर में बहुत अच्छा वर्क किया है। बिकॉज ऑफ दैट ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन द आर्ट एंड लिटरेचर। तो इसमें ये बहुत ही ज़्यादा
जो थे वो इन्वॉल्व रहते थे। एंड ही वॉज अ पीस लविंग नेचर एंड कंपेयर्ड विद अशोका एंड किंग विक्रमादित्य ऑफ गुप्ता डायनेसिटी। अमोघवर्षा ऑल्सो कॉल्ड एज अशोका ऑफ साउथ, तो इन्हें अशोका ऑफ साउथ भी कहा जाता था। तो आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट राजा के बारे में, नेक्स्ट राजा आएंगे अमोघवर्षा के बाद इंद्र थ्री। इंद्र थ्री के बारे में बात करेंगे, जिनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलेगा 914 से लेकर के 929 सीई तक इनका टाइम पीरियड देखने को मिलने वाला है। एंड अगर हम इनकी बात करें तो ये ग्रैंडसन थे ऑफ अमोघवर्षा। अमोघवर्षा के ये ग्रैंडसन थे, अमोघवर्षा इनके दादा हैं, अमोघवर्षा इनके ग्रैंडफादर हुए, ग्रैंडसन ऑफ अमोघवर्षा। ग्रैंडसन ऑफ अमोघवर्षा। और अगर हम इनकी बात करें देन हु क्रश्ड द डिफरेंट रिबिलियंस एंड री एस्टैब्लिश द एम्पायर। तो इन्होंने अपने जो है अपने एम्पायर को दोबारा से जो है री एस्टैब्लिश किया था। इन्होंने अपने जो है बहुत सारे रिबिलियन इस तरह के हुए, रिबिलियंस के बाद इन्होंने अपने राज्य को दोबारा से री एस्टैब्लिश किया एंड ही डिफीटेड प्रतिहारा किंग महिपाला वन। प्रतिहारा के जो राजा हैं महिपाला वन, उनको हरा दिया। महिपाला वन को भी हरा दिया। एंड इन्होंने कन्नौज को छीन लिया था 1915 से। और इन्होंने उनको हराने के बाद इन्होंने प्रतिहारा के जो राजा हैं महिपाल वन को हराने के बाद 1915 सीई के पीरियड के दौरान 915 सीई के दौरान 915 सीई के दौरान इस पीरियड के दौरान इन्होंने कन्नौज को भी यहाँ पर कन्नौज को भी इन्होंने यहाँ पर रेड्स किए, कन्नौज के ऊपर भी इन्होंने कन्नौज को लूटा था एंड ही सैक्ड कन्नौज। इन्होंने कन्नौज को लूटा था एंड emerged एज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ हिज टाइम। और ये बहुत ही पावरफुल रूलर के तौर पर इन्हें देखा जाने लगा। तो इनके बाद जो हमारे इंद्र थ्री के बारे में इतना ही डिस्कशन का पॉइंट था जो इम्पोर्टेंट है। इनके बाद आएंगे हमारे कृष्णा थ्री। कृष्णा थ्री आएंगे हमारे, जिनका टाइम पीरियड हम देखेंगे 939 से लेकर के 967 सीई तक का इनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलने वाला है। एंड जो हमारे कृष्णा थ्री हैं ये लास्ट ग्रेट राष्ट्रकूटा रूलर हैं हु कंसोलिडेटेड द एम्पायर सो दैट इट स्ट्रेच्ड फ्रॉम द नर्मदा रिवर टू कावेरी रिवर। तो इन्होंने ये लास्ट रूलर हैं, सबसे पहले तो ही इज़ द लास्ट रूलर राष्ट्रकूटा डायनेसिटी के। इन्होंने अपने राज्य को बहुत ही ज़्यादा जो है एक्सपैंड किया। तो इन्होंने अपने राज्य को इतना ज़्यादा एक्सपैंड किया कि ये जो हमारी नर्मदा रिवर से कावेरी रिवर तक इन्होंने अपना जो है राज्य को फैला दिया। इन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपैंड किया फ्रॉम नर्मदा रिवर टू कावेरी रिवर। और इन्होंने जो नॉर्दर्न तमिल का जो पार्ट था, नॉर्दर्न तमिल को भी, जिसे बोला जाता है टोंडाई मंडलम, टोंडाई मंडलम के रीजन को भी अपने साथ में जो है वो इंक्लूड कर लिया, अपनी टेरिटरी में इंक्लूड कर लिया, अपने राज्य में शामिल कर लिया। तो इन्होंने
नॉर्दर्न तमिल का जो रीजन था, नॉर्दर्न तमिल की जो साइड थी हमारी, नॉर्दर्न तमिल की साइड, नॉर्दर्न तमिल जिसे बोला जाता है टोंडाई मंडलम, इसको भी अपने क्षेत्र में इंक्लूड कर लिया। और यहाँ पर जो था वो किंग ऑफ साइलन जो थे वो इन्हें हमेशा जो थे वो इन्हें एक ट्रिब्यूट पे किया करते थे। जो साइलन के जो राजा थे, जो हमारे साइलन के राजा जो थे, वो कृष्णा थ्री को ट्रिब्यूट पे किया करते थे, वो इन्हें ट्रिब्यूट पे किया करते थे। किंग ऑफ साइलन पे ट्रिब्यूट टू कृष्णा थ्री, तो इन्होंने इनके ऊपर जो है वो टैक्स अप्लाई किया था हमारे कृष्णा थ्री ने, जो ये इनको एज ए ट्रिब्यूट के फॉर्म में इन्हें पे किया करते थे। तो आगे अगर हम कृष्णा थ्री के बारे में बात करें, Krishna III, he was engaged in struggle against the Parmaras of Malwa, Eastern Chalukyas of Vengi। तो ये जो थे जो परमाराज थे, हमारे परमाराज ऑफ मालवा, और हमारे जो वेंगी के जो चालुक्यास थे, ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगी के विरुद्ध में एक संघर्ष जो चल रहा था, ये उसमें इन्वॉल्व थे, उसमें एंगेज्ड थे। तो इनका जो था वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है दैट एक स्ट्रगल चल रहा था, एक स्ट्रगल चल रहा था अगेंस्ट परमारास ऑफ मालवा, साथ के साथ ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगी। और चालुक्यास ऑफ वेंगी के अगेंस्ट एक स्ट्रगल में हमारे कृष्णा थ्री इन्वॉल्व थे। ये इसमें इन्वॉल्व थे। और अगर हम यहाँ पर लगभग बात करें अबाउट 949 सीई की बात करें, ही ऑल्सो डिफीटेड द चोला किंग, तो इन्होंने एक चोला के राजा को भी हरा दिया था अराउंड, ये लगभग बात है 949 सीई के अराउंड की बात है, जब हमारे कृष्णा थ्री ने डिफीटेड चोला किंग, चोला किंग को हरा दिया जिनका नाम है परंतका। परंतका वन को हरा दिया था। परंतका वन चोला के राजा हैं जिनको कृष्णा थ्री ने अराउंड लगभग 949 सीई के लगभग इस दौरान इन्होंने चोला के किंग परंतका वन को हरा दिया और इन्होंने एनेक्स किया नॉर्दर्न पार्ट ऑफ चोला एम्पायर। चोला एम्पायर का जो नॉर्दर्न पार्ट था उसको भी यहाँ पर जो है उसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया। तो उसके ऊपर जो है यहाँ पर अपना शासन बिठा दिया और अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया। इनको हराने के बाद इन्होंने एनेक्स किया नॉर्दर्न पार्ट ऑफ चोला डायनेसिटी। चोला डायनेसिटी का जो नॉर्दर्न पार्ट था उसको जो है अपने अंडर कर लिया, उसको एनेक्स कर लिया, उसके ऊपर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया या उसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया। तो इसके बाद अगर हम देखें देन ही मार्च टूवर्ड्स रामेश्वरम, रामेश्वरम की तरफ ये चले जाते हैं। उसके बाद हमारे जो कृष्णा थ्री हैं, हम कृष्णा थ्री के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो उसके बाद चोलास का जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको अपने अंडर करने के बाद, उसके ऊपर कंट्रोल करने के बाद देन ही मार्च टूवर्ड्स रामेश्वरम। तो ये रामेश्वरम की तरफ चले जाते हैं। ये कृष्णा थ्री जो हैं ये रामेश्वरम की तरफ चले जाते हैं। रामेश्वरम की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर एक पिलर ऑफ विक्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश करवाते हैं। वहाँ पर रामेश्वरम में
रामेश्वरम में एक पिलर ऑफ विक्ट्री का ये निर्माण करवाते हैं, इसे बनवाते हैं, वहाँ पर जाकर इसे स्थापित किया जाता है। पिलर ऑफ विक्ट्री को वहाँ पर स्थापित किया जाता है और साथ के साथ यहाँ पर एक टेम्पल भी यहाँ पर ये बनवाते हैं। एक टेम्पल को भी यहाँ पर बिल्ड किया जाता है, एक टेम्पल भी यहाँ पर ये बनवाते हैं। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर का जो पार्ट होगा हमारे राष्ट्रकूटा डायनेसिटी का, वो हम आर्ट एंड कल्चर के सेगमेंट में हम उसे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये मत कहना कि आपने आर्ट एंड कल्चर नहीं करवाया, दैट वी विल डिस्कस इन द सेगमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर। वो आर्ट एंड कल्चर के सेगमेंट में डिस्कशन उसके बारे में हो जाएगा। तो डोंट गेट पैनिक और ऐसे मत कहना कि नहीं करवाया, वो करवाया जाएगा बट इन द आर्ट एंड कल्चर सेक्शन, ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो डिटेलिंग के साथ समझ में आ जाएं। तो इसके बाद अगर हम बात करें, आफ्टर हिज डेथ ऑल हिज ओपोनेंट्स यूनाइटेड अगेंस्ट हिज सक्सेसर। हमारे कृष्णा 3 की डेथ होने के बाद, कृष्णा 3 की डेथ के बाद, इनकी डेथ के बाद, आफ्टर हिज डेथ, आफ्टर हिज डेथ, तो यहाँ पर क्या होता है, इनकी डेथ के बाद जो इनके ओपोनेंट्स थे, जो इनके विरोधी थे, ओपोनेंट्स जो थे, वो सब यहाँ पर इनके जो वो यूनाइट कर जाते हैं, ओपोनेंट्स यूनाइटेड हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं और वो यहाँ पर इनके जो सक्सेसर आएंगे, हमारे जो सक्सेसर आएंगे इन कृष्णा 3 के बाद, जो भी सक्सेसर होंगे अराउंड 972 सीई के अराउंड, ये राष्ट्रकूटास का जो कैपिटल होगा, ये राष्ट्रकूटास के कैपिटल को, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो इनकी डेथ के बाद, आफ्टर डेथ, जो भी इनके ओपोनेंट्स थे वो यूनाइट हो जाएंगे। यूनाइट होने के बाद वो इनकी जो राष्ट्रकूटा की जो हमारे कैपिटल थी, राष्ट्रकूटा की कैपिटल जो थी, वो कैपिटल थी हमारी मालखेड़। मालखेड़ इनकी जो कैपिटल थी, या मन्याखेड़ जो इनकी कैपिटल थी, उसे जला देंगे। इस कैपिटल को बर्न कर दिया जाएगा, इसे जला दिया जाएगा, बर्न कर दिया जाएगा, एकदम इसके एशेस बन जाएंगे और यहाँ पर ही जो राष्ट्रकूटा होंगे वो इनका एंड हो जाएगा, एंड ऑफ दिस डायनेसिटी, एंड ऑफ दिस डायनेसिटी, ये डायनेसिटी एकदम से ख़त्म हो जाएगी। और अगर हम यहाँ पर राष्ट्रकूटास के बारे में छोटा सा डिस्कशन और करें इनके ख़त्म होने से पहले पहले, दैट राष्ट्रकूटा रूल लास्टेड इन द डेक्कन फॉर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स। तो ये इन्होंने अराउंड 200 ईयर्स तक अपने राज्य को यहाँ पर जो है वो शासन किया राष्ट्रकूटास ने डेक्कन में जो है वो रूल किया फॉर अराउंड 200 ईयर्स। 200 ईयर्स तक इन्होंने यहाँ तक जो है अपना शासन किया। लगभग ये 10th सेंचुरी की ही बात हो रही है, 10th सेंचुरी तक इन्होंने अपना शासन किया यहाँ पर। और ये टॉलरेंट थे हमारे राष्ट्रकूटास, दे वर टॉलरेंट, ये टॉलरेंट थे टू देयर रिलीजियन, रिलीजियलिस्टिक व्यूज़ की तरफ ये यहाँ पर टॉलरेंट थे। और इन्होंने पैट्रोनाइज सिर्फ शैविज़म या वैष्णविज़म को ही नहीं किया बल्कि जैनिज़्म को भी किया। मतलब कि ये रिलीजियलिस्टिकली बहुत ज़्यादा टॉलरेंट थे। यहाँ पर शैविज़म को भी माना जाता था, शैविज़म को भी माना जाता था और वैष्णविज़म को भी, और यहाँ पर जैनिज़्म को भी फॉलो किया जाता था। कोई ऐसा हमारे पास ये चीज़ें नहीं है कि यहाँ पर इनके जो है आपको कोई रोकेगा या आपको कुछ यहाँ पर हिंड्रेंस कोई क्रिएट करेगा, ऐसा कुछ नहीं था। राष्ट्रकूटास दे वर वेरी टॉलरेंट टुवर्ड्स एवरी रिलीजन। वो कहते थे कि आप कोई भी रिलीजन को मान सकते हो, चाहे आप शैविज़म को, वैष्णविज़म को, जैनिज़्म को, ये आप यहाँ पर जो है इनको मान सकते हो, आपको कोई यहाँ पर ऐसा कोई मनाही नहीं है इस चीज़ की। राष्ट्रकूटास ने
ना ही सिर्फ मुस्लिम ट्रेडर्स को अलाउ किया फॉर द सेटलमेंट बट ऑल्सो परमिटेड इस्लाम टू प्रीच देयर डोमिनियंस। तो इन्होंने इस्लाम को भी यहाँ पर फ्लरिश करने दिया। राष्ट्रकूटास ने मुस्लिम ट्रेडर्स को भी अलाउ किया, मुस्लिम ट्रेडर्स भी यहाँ पर जो थे वो सेटल हो सकते थे और अपने रिलीजियन यानी इस्लाम को फॉलो कर सकते थे, वो भी इस्लाम को यहाँ पर फॉलो कर सकते थे। और अगर हम यहाँ पर बात करें देन दे वर क्रेडिटेड, जो राष्ट्रकूटास थे हमारे, राष्ट्रकूटास ने एक टेम्पल बिल्ड किया। ये जो टेम्पल था ये शिव जी के लिए टेम्पल था, ये शिवा के लिए एक टेम्पल को इन्होंने डेडिकेट किया एट एल्लोरा में। एक एल्लोरा में कैलाशनाथ नाम का एक टेम्पल इन्होंने बिल्ड करवाया विच इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। एंड अगर हम देखें देन दे वर द ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, ये आर्ट एंड लिटरेचर के बहुत अच्छे पैट्रन्स थे। और यहाँ पर हमें संस्कृत स्कॉलर राष्ट्रकूटास के कोर्ट में हमें, इनके दरबार में हमें ना केवल संस्कृत स्कॉलर्स दिखाई दे रहे थे, संस्कृत स्कॉलर्स तो प्रेजेंट थे ही, ये भी प्रेजेंट थे, साथ के साथ पोइट्स एंड ऑथर्स भी प्रेजेंट थे। यहाँ पर इनके कोर्ट में पोइट्स भी प्रेजेंट थे प्लस हमारे जो ऑथर्स थे वो भी प्रेजेंट थे, जो कि लिखते हैं। ये जो पोइट्स और ऑथर्स थे ये प्राकृत लैंग्वेज में भी इन चीज़ों को लिखते थे। जो कवि जो थे वो प्राकृत लैंग्वेज में, जो कवि हुआ करते थे वो प्राकृत लैंग्वेज में कविताएं लिखते थे, ऑथर्स जो थे वो बुक प्राकृत लैंग्वेज में भी लिखते थे और अपभ्रंशा लैंग्वेज में भी लिखा जाता था। प्राकृत और अपभ्रंशा लैंग्वेज में भी जो है वो कविताएं और बुक्स लिखी जाती थी। द ग्रेट अपभ्रंशा पोएट जो थे हमारे, जो अपभ्रंशा के जो एक कवि थे, अपभ्रंशा के जो पोएट थे, एक कवि थे, अपभ्रंशा लैंग्वेज के एक पोएट जिनका नाम है स्वयंभू जो थे वो यहाँ पर प्रेजेंट थे एंड हिज सन प्रोबेबली लिव्ड एट द राष्ट्रकूटा कोर्ट। स्वयंभू और इनके बेटे जो थे वो राष्ट्रकूटा डायनेसिटी में, राष्ट्रकूटा के जो दरबार था वहाँ पर प्रेजेंट थे। यहाँ पर हमें अपभ्रंशा पोएट स्वयंभू दिखाई देते हैं जो राष्ट्रकूटा के दरबार में प्रेजेंट थे। तो ये था राष्ट्रकूटा डायनेसिटी के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन जो हमने यहाँ पर किया। तो आगे जो होगा वो पार्ट जो है हम आगे डिस्कशन करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मिडाइवल हिस्ट्री की सीरीज़ में। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करना एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू so much once again and join my Telegram official channel too for the notes and for the updation regarding any topic or any current regarding this history subject। जो भी होगा वो मैं आपको उस टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको मैं अपडेशन देती रहूँगी। And thank you so much once again for the support which you have shown towards my channel. Thank you so much and keep watching the videos.